हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं ज़ीशान सिद्दीकी एडवोकेट आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 125 सीआरपीसी व घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में। ये दोनों मुकदमे खर्चे के होते हैं, ये आप जानते हैं। दोस्तों, ये मुकदमा कोर्ट में पत्नी अपने हस्बैंड के खिलाफ दायर करती हैं, सूट फाइल करती हैं, जिससे उन्हें अपने पति से, अपने हस्बैंड से खर्चा मिल सके। तो हमें आज ये वीडियो सिर्फ हस्बैंड के लिए बनाई जा रही है। अगर आप वाइफ हैं, आप किसी की पत्नी हैं, तो आप प्लीज़ ये वीडियो ना देखें। ये वीडियो आपके लिए नहीं बनी है, ये वीडियो सिर्फ हस्बैंड के लिए बनी है। इससे पहले एक वीडियो और बना चुका हूँ, वो सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप महिलाओं के लिए है, आप पत्नी के लिए है। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगी वीडियो तो आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि ये वीडियो पति के लिए और पति के ही फेवर के लिए ये वीडियो बनाई गई है। आपके लिए वीडियो मैंने पहले बना दी है। तो आपसे निवेदन है कि आप महिला हैं, आप पत्नी हैं किसी की, तो आप ये वीडियो ना देखें। आज ये वीडियो सिर्फ हस्बैंड के लिए बनी है। काफ़ी हस्बैंड की तरफ से मेरे लिए नाराज़गी भी है, तो आज उनकी ये नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि हमें कैसे अपनी पत्नी को खर्चा नहीं देना है। हमें 125 का जो हमारे खिलाफ मुकदमा हो चुका है, घरेलू हिंसा का मुकदमा हो चुका है, तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे खिलाफ जो मुकदमा कर रखा है हमारी वाइफ ने, तो हम उसमें किस तरह से डिले करते जाएंगे और कितनी टाइम बाद हमें उसमें हमारे खिलाफ खर्चा बनेगा, या हमें खर्चा नहीं देना है तो हम किस तरह से वो मुकदमा उसका अपनी वाइफ का खारिज कराएंगे। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। 125 के मुकदमे में सिर्फ कानून के अनुसार, कानून के दो बातें ऐसी हैं जिससे हमने अगर साबित कर दिया तो हमें पैसा, हमें खर्चा पत्नी को नहीं देना पड़ेगा। नंबर एक, कि हमें ये साबित करना है कि हमारी वाइफ अपनी मर्ज़ी से अपने मायके में रह रही है। ये हमें कोर्ट के अंदर बात साबित करनी है। अगर हमने ये बात साबित कर दी कि वह अपनी मर्ज़ी से बिना किसी कारण से वह अपना आप रह रही है, तो अगर हमने साबित कर दिया तो हमें कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा। दूसरा ये कि अगर हमने ये साबित कर दिया कि हमारी वाइफ का कैरेक्टर ठीक नहीं है, अगर हमने ये भी बात साबित कर दी, तो हमें जब हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और जो वाइफ ने मुकदमा खर्चे का किया है वो खंडित कर दिया जाएगा, वो समाप्त कर दिया जाएगा, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये दो बातें हैं, इन बातों को हमें साबित करना है। अब जो मैं आपको बात बताऊंगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि हमें किन किन बातों पर अमल करना है। हमें ये काम करना है कि जब हमारी वाइफ से हमारा झगड़ा होता है और हमें ये लगने लगता है कि हमने उसे काफ़ी समझाया, काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानती है, और हमें लगने लगता है, हमें पूरा यकीन, हमें पूरा विश्वास हो जाएगा कि अब हमारी आगे गाड़ी नहीं चलने की, अब हमें क्या करना है। तो जब आपको ये कन्फर्म हो जाए कि भाई अब हम इसके साथ लाइफ गुजारना, लाइफ बिताना, जीवन यापन करना अब बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, तो हमें सबसे पहले एक काम ये करना है कि हमें चुपके से एक थाने में एनसीआर कटवा लेनी है, एनसीआर दर्ज करा लेनी है। एनसीआर क्या होती है इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि उदाहरण से, एग्जांपल से बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो आज मैं एक अपने केस के बारे में डिस्कस करूंगा और केस से आपको काफ़ी नॉलेज होगी। तो एक हस्बैंड मेरे पास आए और आके कहने लगे कि मेरी वाइफ ने बहुत परेशान कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है कि मेरे घर वालों भी इससे बहुत दुखी हैं। समझ में ये नहीं आता कि मैं क्या करूं, ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो गई है। बाप को, मेरी वाइफ ये चाहती है कि मैं अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को ना समझूं, बस समझूं सिर्फ मैं अपनी वाइफ को ही समझूं, उसी का कहना मानूं, अपने माँ बाप का ख्याल ना करूं। इसी को चलते रोज़ाना किसी ना किसी छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश करी है, लेकिन वो नहीं मानती है, जिसकी वजह से
मैंने अब तय कर लिया है कि बस अब हमारा लाइफ आगे चलना मुश्किल हो गया है। अब किसी भी तरह से मुझे इससे पीछे छुड़ाना है। आप समझ सकते हैं कि कुछ परेशानी इस तरह से होती हैं कि पता चलता है कि वाइफ किसी से मिलती है, किसी से संपर्क में है, करेक्टर लेस है। और समझाया कि भाई अब हम हस्बैंड वाइफ हैं, अब हमें साथ रहना है। अब हमें आपको जो आपके साथ पहले कुछ हुआ है, पहले क्या आपकी लाइफ थी, उस सब लाइफ को ख़त्म करके अब आपको मेरे साथ लाइफ बितानी है, मेरे साथ रहना है। अब कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे दोनों के परिवार को समाज के सामने बदनाम होना पड़े। तो काफ़ी बार उसने समझाया लेकिन वो उसके समझ में नहीं आई। तो मैंने उससे पूछा कि भाई अब तुम क्या चाहते हो, ये बताओ, तुम रखना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो। तो मैंने तो कहा था घर बसाने की पूरी कोशिश करो, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वकील साहब घर नहीं बस पाने का, मैं ज़्यादा ही परेशान हूँ। तो आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मेरा परिवार भी बच जाए। तो मैंने कहा कि भाई एक काम करो, कि आप कल आओ मेरे पास, मैं आपको एक एप्लीकेशन दूंगा, आप उसको थाने में देना। तो मैंने उसे बुलाया, एक एप्लीकेशन लिखी और उसने वो एप्लीकेशन थाने में दे दी। थाने में देने के बाद उसने उस पर एनसीआर कटवा ली। बल्कि जब मैंने एनसीआर लिख दी थी, एप्लीकेशन लिखी थी, एप्लीकेशन लिखकर उसे दी थी, तो उसने कहा था कि वकील साहब अगर मैंने एप्लीकेशन दे दी तो फ़ोन एप्लीकेशन देने के बाद पुलिस आएगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, एफआईआर होने की नहीं, और उन सबको पता चल जाएगा। वो पहले ही मुझे दहेज के मुकदमे में झूठा फंसाने की धमकी देते हैं और वो दहेज का मुकदमा कर देंगे। मेरी एप्लीकेशन दूंगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वो दे देगी, लड़की दे देगी, तो उसके पे मुकदमा भी हो जाएगा, परेशानी मुझे हो जाएगी। मैंने उसे समझाया था, मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं जो एप्लीकेशन लिख रहा हूँ ये एक एनसीआर कटेगी, इसमें पुलिस कोई नहीं आनेगी जब तक तुम नहीं चाहेंगे, जब तक मैं नहीं चाहेगा। तो आप बेफिक्र हो जाओ, ये काम करा लो आप। तो मैं होने के 10 दिन बाद मैंने घरेलू हिंसा का मुकदमा उसकी वाइफ के ऊपर उसकी माँ से करवा दिया। उसके बाद मैंने एक मुकदमा लड़के पर उसके पिता से करवा दिया खर्चे के लिए कि आप खर्चे मांगो इससे। तो मैंने कर दिया, सीनियर सिटीजन एक्ट के में किया, और वो बहुत जल्दी उसके अंदर 5,000 का महीना उसमें खर्चा इसका बन गया। अभी उसकी पत्नी घर पर ही रह रही है। जुल्म सितम वो सब, पूरी फैमिली सब बर्दाश्त कर रहे हैं उसमें। उसके बाद हस्बैंड ने उसके माँ को फ़ोन किया और माँ से कहा कि भाई ये आपकी बेटी बहुत परेशान करती है, इस तरह से इसने जीना दुर्भर कर दिया है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करती है, आप इसे समझाएं। तो उसकी माँ फिर उसे खुद डांटने लगी और कहने लगी गलती तुम्हारी है, तुम अपनी माँ की क्यों करते हो, तुम अपनी बहन की इतनी क्यों करते हो, तुम अपनी पत्नी की क्यों नहीं करते हैं, तुम उनका ख्याल रखते हो, अपनी पत्नी का ख्याल क्यों नहीं रखते हैं। बस बेटी को ही सपोर्ट किया, लड़के की कोई बात नहीं सुनी। हस्बैंड के अपने बेटों के साथ घर पर आ गई और घर पर आने के बाद वो अपनी बेटी को लेकर अपने साथ चली गई। अब जाने के बाद वहाँ से उसने दहेज का मुकदमा कर दिया। उसने घर जाकर 125 का घरेलू हिंसा का और 498 का मुकदमा कर दिया। उधर हमने एनसीआर कर रखी थी, उसका 155(2) में हमने कोर्ट से विवेचना के आदेश करा लिए। हमने एक घरेलू हिंसा का मुकदमा कर रखा था। अच्छा, दूसरा, जब वो गए थे यहाँ से, घर से लेकर गए थे सब, तो हमने 380 का चोरी का मुकदमा कंप्लेंट कोर्ट के अंदर फाइल कर दिया था। उसके अंदर हमने उसमें समन करा ली। ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में केस का ब्रीफ बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या करा और उसने क्या क्या किया। तो हमने क्या केस किए और उधर से क्या केस हुए, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए और आप भी फिर इसी तरह से हैंडल करें। तो उधर से 125 का घरेलू हिंसा का, 498 का मुकदमा हो गया, और इधर से हमारी साइड से एनसीआर हो गई। एनसीआर में मैंने 155(2) में कोर्ट से आदेश करा लिए विवेचना के, वो विवेचना स्टार्ट हो गई। एक घरेलू हिंसा का मुकदमा कर दिया, और तीसरा मुकदमा हमने 380 का, कि जब वो हमने दिखाया था, वो आए थे घर पर और घर से वो जब गए थे, तो हमने चोरी का 380 का मुकदमा कोर्ट के अंदर कर दिया, कंप्लेंट कर दिया था। उसके अंदर हमने समन करा लिए, उधर घरेलू हिंसा में भी समन हो गए। तो हमने एनसीआर कराई थी, उस पर फिर आदेश करा लिए कोर्ट से। उसमें फिर उन्हें बेल कराने के लिए कोर्ट में बुलाया गया। उन्होंने बेल नहीं करा पाए क्योंकि उनके पास जमानती नहीं हो पाए। उधर से हमने कंप्लेंट केस फाइल कर रखा था, उसके अंदर भी जमानती उनके पास नहीं हो पाए। उनके पास जमानतियों का हिसाब नहीं हो पाया। जब जमानती का हिसाब नहीं हो पाया तो दबाव में आ गए। दबाव में आने के बाद उन्होंने 13B के लिए कहा कि भाई 13B का मुकदमा सूट फाइल कर देते हैं। तो 13B होता क्या है
कि दोनों की साइड से मर्जी से तलाक हो जाती है। तो सूट फाइल करा दिया है और कराने के बाद अभी कोर्ट के अंदर चल रहा है, अब वो हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल तौर पर आपको मैंने बताया, तो आपको काफ़ी इससे नॉलेज हुई होगी। सबसे पहले आपको एनसीआर दर्ज करानी है। अगर एनसीआर का आपके पास टाइम नहीं है, वो टाइम निकल चुका है एनसीआर वाला, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था अभी, अगर वो टाइम निकल गया तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी वाइफ ने 125 का मुकदमा फाइल कर दिया है। तो सबसे पहले अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी आप अपनी बहन के नाम, अपने भाई के नाम वो बैनामा कर दें। अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन फादर की प्रॉपर्टी, पिता की प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है, तो आप अपने पिता से एक वसीयत करा लें। उस वसीयत में अपने बहन के नाम, अपने भाई के नाम सारी प्रॉपर्टी वो करा लें रजिस्टर्ड वसीयत से। आप अपने नाम कुछ ना कराएं। इससे क्या बेनिफिट होगा ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और उधर पिता से एक सूट फाइल करा लें अपने नाम और अपने वाइफ के नाम, मतलब अपना आपको पार्टी बनवाएं और अपनी वाइफ को पार्टी बनवाएं। और अच्छा, मैंने अभी आपको ये बताया कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई को, अपनी बहन को बेनामा कर दें, उन्हें दे दें, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि जब 125 का मुकदमा कोर्ट के अंदर होगा तो उसके अंदर आपको एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से एक एफिडेविट फाइल करना होता है। उसके अंदर बताना होता है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो आप फिर अगर बताएंगे तो फिर कोर्ट उसके आपकी प्रॉपर्टी को देखते हुए आपके खर्चा ज़्यादा बांधेगी। तो जब आप उसके अंदर अपनी बहन को, अपने भाई को ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉपर्टी आपके पास रहने की नहीं, तो फिर उससे आप बच सकते हैं वो खर्चा ज़्यादा बनने से। तो ये फ़ायदा होगा जब आप अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहन के, अपने भाई के नाम कर देंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है, आपके पिताजी के नाम है, आपका हिस्सा है, तो आप अपने पिताजी से बाकी भाई को उसका बैनामा करवा दें, आपको बेदखल कर दें। आपको प्रॉपर्टी में आपका नाम न डलवाकर बल्कि बाकी लोगों को के नाम बैनामा करवा दें। जब वो बैनामा कर दें, आप अपने पिताजी से, अपने भाई से सिविल सूट फाइल करवाएं अपने खिलाफ। उस मुकदमे कराने से क्या फ़ायदा होगा? उस मुकदमा कराने से फ़ायदा ये होगा कि वो कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे कि भाई मैंने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम थी, मैंने अपनी कमाई से इसे बनाया है, ली है, और मैंने ये अपने अपने इस बेटे के नाम कर दी है, मेरा इससे कोई मतलब वास्ता नहीं है, ये अपनी बीवी के कहने में है, जैसे बीवी करती है वही करता है, और मैं इन दोनों को इस मकान में नहीं रखना चाहता। ये मेरा बेटा जिसे मैंने बेदखल कर दिया है, जिसे मैंने कोई हिस्सा नहीं दिया है, वो ज़बरदस्ती मकान में रहना चाहता है। लोग फाइल करेंगे, उससे फ़ायदा ये होगा वो उसके अंदर स्टे मिल जाएगा। उसके अंदर ये प्रेयर की जाएगी कि भाई मेरा बेटा और वाइफ जो है वो मेरे इस मकान के अंदर इंटरफेयर ना करे, उस मकान के अंदर ना आए, उस मकान के अंदर ना रहें। तो उससे बेनिफिट ये रहेगा और कोर्ट ये आदेश कर देगी कि आप अपनी वाइफ के साथ उस मकान में ना रहें। तो आप समझ गए होंगे कि उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपकी वाइफ उस मकान के अंदर नहीं आ सकती। आपको सबूत इकट्ठा करना है कि आपकी वाइफ जॉब कर रही है या कोई बिजनेस कर रही है जिससे उसे, जब आपके पास 125 का नोटिस आए तो वो नोटिस आप ना लें। जब आपके पास समन मिले तो आप उस समन को ना लें और पोस्टमैन से उसे वापस करवा दें। जब आप उससे बात कर लेंगे कि वापस वाली, तो आपको खुद ही बता देगा कि इस पर मैं ये लिख दूंगा कि भाई इस पर मकान नंबर नहीं लिखा हुआ, या गली नंबर नहीं है, या कुछ ऐसी पहचान नहीं है, मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन वो एड्रेस नहीं मिल पाया, या घर पर ताला लगा हुआ है, या कुछ भी वो लिख देगा जिससे वो वापस हो जाएगी, तामील नहीं होने की। तो 1-2 बार 3 बार जब वो वहाँ से बार बार वो भेजेगी। असल में क्या होता है कि जब मुकदमा लड़की कर देती है तो वो ये चाहती है कि घड़ी के चौथाई में खर्चा बन जाए। बस मुकदमा करते ही अगली डेट जो मिली है उस पर उसका हस्बैंड कोर्ट के अंदर सामने आना चाहिए। उसको ये लगता है कि बस उसे किसी तरह से खर्चा बन जाए, खर्चा नहीं देता तो वो जेल चला जाए। तो उसका सिर्फ मंशा महिला की, वाइफ की ये रहती है। तो जब आप पहली बार जब आपके पास समन भेजा जाएगा कोर्ट से तो आप उसे डिनाई कर देंगे। उसे डिनाई से मुराद मतलब आप उसे वापस कर देंगे। तो फिर वो दोबारा करेगी, तिबारा करेगी। 2-3 बार जब कर लेगी तो वो शुरू में जो जोश होगा वो ठंडा हो जाएगा। 25 का मुकदमा होता है वो 3 तरह से लड़ा जाता है। वकील साहब
तीन तरह से लड़ सकते हैं मुकदमा। नंबर एक कि हमारी वाइफ ने मुकदमा किया कोर्ट के अंदर, मुकदमा जब कर दिया, मुकदमा का जब उसने हमारे पास सामान आए, सामान आते ही हमने रिसीव कर लिया और रिसीव करने के बाद हम कोर्ट के अंदर चले गए और हमने उसमें जवाब दाखिल करा। होता क्या है, वो कब सिचुएशन कब होती है, जब हमारे पास बहुत मजबूत प्रूफ होता है, बहुत मजबूत सबूत होते हैं कि हम उसमें ये साबित कर देंगे वो अपनी मर्जी से रह रही है, हम ये साबित कर देंगे वो कैरेक्टर लेस है, उसके संबंध लोगों से, हमारे पास उसकी ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। डंके की चोट पे हम कोर्ट के अंदर जाते हैं कि हाँ भाई इसका मुकदमा जो है हमें खारिज करा देंगे हम। तो वो पहली स्टेज होती है ये मुकदमा लड़ने की। तो उसमें समझ जाते हैं, समझ जाने के बाद हम कोर्ट के अंदर अपेयर हो जाते हैं। अपेयर होने के बाद वो स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई कोर्ट के अंदर चलती है और हम उसमें अच्छे से मुकदमा लड़ते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा तरीका ये हुआ कि हमारे खिलाफ 125 का मुकदमा होता है, हमारे पास सामान आते हैं, सामान आने के बाद हम उसे टालते हैं, लेते नहीं हैं, पोस्टमैन से मिलकर उसे वापस करा देते हैं। फिर ये होता क्या है कि उसके बाद जो वाइफ के वकील साहब होते हैं वो फिर एक्स पार्टी के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं। एप्लीकेशन लगाने के बाद वो एक्स पार्टी करा लेते हैं। एक्स पार्टी कराने के बाद जब हमें पता चल जाता है एक्स पार्टी हमारा हो गया केस, तो फिर हम एक्स पार्टी रिकॉल कराने के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में देते हैं। इसके अंदर भी 1-1.5 साल अपना आराम से 2 साल भी एक्स पार्टी तक पहुंचने में आदमी मतलब 125 के केस में 1.5-2 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं एक्स पार्टी रिकॉल जब हम लगाते हैं। इस पोजीशन में जाने पर, इस पोजीशन में जाने पर जब 1-1.5 साल 2 साल भी खिंच जाता है, तो इसमें महिला का जो जितना प्रेशर होता है, जो उसका जो जोश होता है, वो सब धीरे धीरे कम होने लगता है कि भाई लड़के को तो कुछ बिगड़ ही नहीं रहा, लड़का तो आ ही नहीं रहा है, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं है और हम ही हर डेट पर आते हैं, वो जब उसकी मर्जी होती है जब आ जाता है और नहीं आता है, तो उसे भी बहुत तकलीफ होती है। वो भी एक हमारे लिए जीत का सबब होता है। तो दूसरा तरीका ये हुआ कि उसके अंदर रिकॉल लगाते हैं। रिकॉल लगाने के बाद फिर कुछ ना कुछ एप्लीकेशन इस तरह से लगाते रहते हैं जिससे वो डिले होता रहे, केस 5-6 साल इस तरह से गुजर जाए। तो दो तरीके तो ये हो गए। अच्छा, तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका ये होता है कि हमारे वाइफ ने जब कोर्ट में सूट फाइल कर दिया, हमारे पास सामान आए, एक्स पार्टी उसने करा लिया, एक्स पार्टी उसने ऑर्डर भी करा लिया। एक्स पार्टी जब उसने ऑर्डर करा लिया, खर्चा बनने के बाद जब वारंट वाली बात आती है तो फिर कोर्ट के अंदर कह देते हैं आकर कह जी हाँ जी हम देने को तैयार है, खर्चा देने को तैयार है। ये मुकदमा 4-5 साल में जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होती है, 4-5 साल इसके अंदर जब रिकवरी वगैरह में हो जाते हैं तो हम वो वकील साहब वहाँ जाकर अपने क्लाइंट को कहते हैं हाँ जी, एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर डाल देते हैं कि हाँ जी हम खर्चा देने को वो तैयार हैं। उसके लिए क्या करते हैं, उसके अंदर भी कोर्ट के अंदर प्रेयर करते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट में खर्चे को दे देंगे। वो क्या करते हैं, वो पहले से ही फिक्स कर लेते हैं। जब जिस दिन से 125 का कोर्ट के अंदर मुकदमा दाखिल करा है पत्नी ने, उसी दिन वो वकील साहब अपने क्लाइंट से कह देते हैं कि भाई एक काम कर लो, आप अपने पैसा है आप अपना वो पैसा बैंक के अंदर फिक्स करा दो। फिक्स कराने के बाद वो आपको जो वहाँ से इंटरेस्ट मिलता रहेगा वो इंटरेस्ट अपनी वाइफ को देते रहो, आपका पैसा ऐसे ही रहेगा और वो उसे ऐसे ही देते रहो। तो ये 3 तरह के केस होते हैं जो अक्सर लड़े जाते हैं, उनमें से कोई सा भी एक कुछ कर लेते हैं और फिर वो मुकदमा चलता है। तो जब आपका कोर्ट के अंदर मुकदमा चलता है तो आपको ख्याल ये रखना है कि आप जब भी कोर्ट के अंदर जाएं तो आप बिल्कुल सादे कपड़े, बहुत आपको बन ठन के नहीं जाना, आपको बहुत मीडियम कपड़े पहनकर जाने हैं कोर्ट के सामने। मोबाइल भी कीपैड वाला रखना है, आपको बड़ा मोबाइल नहीं रखना, आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कोर्ट में नहीं जाने हैं। कोर्ट में जाने के बाद जब भी जज साहब आपको कहें कुछ बात करें आपसे, तो आप बहुत रेस्पेक्ट से बात करें और आपको इस तरह से बात करनी है कि जज साहब को लगे कि भाई गलती जो है इसकी वाइफ की है, लड़का बड़ा शरीफ है, ये ठीक है, भला है, इसकी वाइफ ही तेज है। तो आपको इस तरह से बात करनी। दूसरा ये बात करनी है, कभी भी आप अपने वकील साहब जब भी कोई बात हो, जिरह की बात हो, तो आप कभी भी खुद से ना बोलें। जो भी आपको बात रखनी है, जज साहब तक पहुंचानी है, वो अपने वकील साहब से कहें कि ये वाली बात आप कहें। आप कभी भी डायरेक्ट जज साहब से बात ना करें, उससे गलत इफेक्ट पड़ता है। कभी भी जज साहब के सामने ज़्यादा ना बोलें, जितनी वो बात कहें उतनी बात का उसका जवाब दे दें। बहुत पोलाइटली से, बहुत प्यार से वो बात करनी है।
कभी भी आपको हाय हुल्ला कोई इस तरह से वो बात नहीं करनी है। आप पर भरोसा रखना है और भरोसा के साथ साथ जैसा भी वो कहें आपको वैसा ही काम करना है। उस मुकदमे का जो दावा होता है उस दावे को आपको घर पर आकर उसकी एक कॉपी वकील साहब से करा लेनी है और उसकी जब आपको कॉपी मिल जाए तो घर पढ़ने के बाद आप उसमें जो जो कमियां थी, जो जो उसके अंदर झूठ लिखा हुआ है, आप उसको अंडरलाइन कर दें या एक पेज पर वो लिख दें। लिखने के बाद वो सारी बातें आप अपने वकील साहब को बताएं और वकील साहब से कहें कि उसने ये सारी बातें, ये सब बातें इसके अंदर झूठ कही हैं। आप उसने कोई घटना बताई है जबकि वो घटना में आप वहाँ पर थे नहीं, आप दूसरी जगह थे, आपके पास उसके प्रूफ है, आपके पास उसके वहाँ पे फोटोज़ हैं, तो वो सारे आप प्रूफ अपने वकील साहब को दें। वो सारी बातें आप अपने वकील साहब को बता, उसके अंदर 340 लगाएंगे। तो आपको ये करना है कि उस दावे को अच्छे से पढ़ना है। दूसरा ये कि जब भी कोई एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगाई जाती है तो वो एक कॉपी आपके पास वो होनी ज़रूरी है। आप जब भी वकील साहब कोई एप्लीकेशन कोर्ट में थे तो आप उसकी फोटो स्टेट कराकर आप अपने पास रखिए। अच्छा, हमें ये बात और पता होनी चाहिए कि 125 का जो मुकदमा चल रहा है कोर्ट के अंदर, इसकी प्रोसीडिंग क्या है, इसका स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, उसे अगर हमें पता होगा तो हम आगे की उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। तो ये बताना भी बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि 125 की जो प्रोसीडिंग है वो भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जब 125 का मुकदमा कोर्ट के अंदर फाइल हो जाता है तो समन भेजे जाते हैं आपको बुलाने के लिए। आप समन की जो डेट लगती है आप उस समन की डेट पर नहीं आए, बाद में जब भी आप आएंगे तो वो समन की जब डेट हो जाएगी, अब कोर्ट के अंदर आप प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट होने के बाद वकील साहब एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि भाई मैं इसका वकील बना हूँ और लिहाजा जो दावे की कॉपी है वो हमें दे दी जाए। और WS उसका जो जवाब होता है वो जवाब दाखिल करने के लिए वो समय मिल जाता है, वो कॉपी भी ले लेते हैं। जब वो कॉपी ले लेते हैं तो उसको तो आप रीड कर ही लेंगे, तो फिर जो जो डेट लगेगी वो WS में लगे, तो वो WS के लिए डेट लगेगी। WS दाखिल करने के लिए जो समय लिया है, तो जब WS आप दाखिल के लिए एप्लीकेशन लेगी, आपने WS दाखिल कर दिया, अब वो आप 2 डेट पे करें 3 डेट पे करें वो तो आपके एडवोकेट साहब के ऊपर बात है, वो कितने उसके अंदर खींचेंगे, कितना उसको डिले करेंगे। तो जब आप उसके अंदर WS के लिए जो डेट लगी है उसमें WS आपने फाइल कर दिया, जब WS फाइल कर देते हैं तो फिर उसका जवाब देने के लिए प्रति आपत्ति बोलते हैं, तो वो फिर लड़की उसके अंदर प्रति आपत्ति डालने के लिए डेट लग जाएगी। जब वो प्रति आपत्ति कोर्ट के अंदर फाइल कर देती है उसके बाद फिर उसका एविडेंस होता है। तो वो इसमें कुछ कोर्ट ऐसा करती हैं कि कोर्ट के अंदर ही बयान कराती हैं और कुछ कोर्ट ऐसा होती हैं कि भाई शपथ पत्र पर आप लिख के लिया है बयान और कोर्ट के अंदर सबमिट करते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, तो बहरहाल उसके अंदर बयान हो की डेट लगेगी वादनी के जिसने मुकदमा किया है अपनी वाइफ ने, तो वो कोर्ट में या तो एफिडेविट दे दी गया, कोर्ट के अंदर बयान होंगे। उस बयान के बाद फिर आपके वकील साहब उनसे जिरा करेंगे, उनसे क्रॉस करेंगे। फिर उसके बाद क्रॉस जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो अपने जो उसने विटनेस दे रखे हैं, गवाह दे रखे हैं, फिर एक एक करके 1 2 3 जितने भी उसने गवाह दे रखे हैं उन सब का एविडेंस कोर्ट के अंदर होगा। फिर शपथ पत्र के माध्यम से या वैसे जब उसके अंदर, तो फिर वकील साहब उनसे जिरे करेंगे, क्रॉस करेंगे। जब उसके 1 2 3 जितने भी विटनेस थे, गवाह थे, जब वो पूरे हो जाएंगे फिर आपका उसके अंदर बयान होगा। जब आप कोर्ट के अंदर बयान दे दें कि वकील साहब है, वो फिर आपसे क्रॉस करेंगे, जिरह करेंगे। फिर आपके पास जो विटनेस है, गवाह है, आप कोर्ट के अंदर उनका बयान कराएंगे, फिर उनके वकील साहब फिर उनसे जिरह करेंगे, फिर उनसे क्रॉस करेंगे। जब ये क्रॉस का जब ये हो जाएगा, और एक बात ये भी है कि वो तो वकील साहब के ऊपर ही बात है कि वो मेडिटेशन कराने के लिए किसी स्टेज पर वो एप्लीकेशन दे सकते हैं हमारी साइड से, हस्बैंड की तरफ से। तो जब वो एप्लीकेशन मेडिटेशन के लिए दे देते हैं तो उसके अंदर भी 3-4 डेटें लग जाती हैं, उसके अंदर भी काफ़ी महीने। आपकी भी गवाही हो गई और आपसे जिरे हो गई, क्रॉस हो गया, उसके बाद फिर आपकी तरफ से भी कंप्लीट हो गए गवाह, फिर मुकदमा बहस में लगेगा। बहस में जब मुकदमा होगा तो वकील साहब दोनों बहस करेंगे, बहस करने के बाद फिर आर्गूमेंट के बाद आदेश कोर्ट कर देगा, वो फिर खर्चा बन जाएगा। ये थी इसकी प्रोसीडिंग। तो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से होता है। बस वो वकील साहब के ऊपर बात होती है आपके, वो किस तरह से इस केस को डिले करते हैं। वही बात है कि जैसे मैंने 3 बात बताई थी
3 तो अब इसके अंदर नहीं होंगी, इसमें तो 2 ही फॉलो होंगी। या तो जल्द से जल्द मुकदमा ख़त्म करा देंगे या फिर उसे खींचेंगे। तीसरी बात तो जब होती कि जब हम कोर्ट के अंदर अपीयर ही नहीं होते तो वहाँ पर परेशान होने थे, आवाज़ लगवाएं दी। जब भी कोर्ट आवाज़ लगा, जब भी कहते हैं जी अभी मैं गया था, अभी वो मिले नहीं है चैम्बर पर, वो दूसरी कोर्ट में है, तो फ़ौरन वकील साहब को बुला के नहीं लाना। कोशिश ये करनी है, वकील साहब से भी ये कहना है कि वकील साहब जो डेट लगे ये शाम तक ही डेट लगे, पूरा दिन उसका ख़राब होना चाहिए। मेरा जिस तरह से पूरा दिन ख़राब हो रहा है उसका भी पूरा दिन ख़राब होना चाहिए, और डेट लंबी से लंबी लगवानी चाहिए। वो तो आपके ऊपर बात है, वकील साहब की बात है, वो शोर कर रहे हैं या खींच रहे हैं मुकदमे को, तो उसकी बात है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। दूसरा हमें ये करना है कि हमें कभी भी कोर्ट के अंदर ये जाहिर नहीं करना कि हम बेरोज़गार हैं। हमें कभी जाहिर नहीं करना, हमें जाहिर करना है कि हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं तो हमारी जो आमदनी है वो 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, इतनी आमदनी दिखाएं जो नॉर्मली चल रही है। आपको ये दिखानी है, आपको ये नहीं दिखाना बिल्कुल भी। याद रखें कि आप बेरोज़गार हैं, क्योंकि अगर आपने बेरोज़गार अपना आपको दिखा दिया और आपने दिखा दिया कि जी मैं तो पहले तो बहुत वो था, अच्छा काम था, लेकिन अब जब से इसने मुकदमा करा है मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ और मैं कोर्ट के अंदर आ रहा हूँ, मैं काम नहीं हो पा रहा, मेरा जॉब नहीं मिल पा रही, इस तरह से आपका कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। क्योंकि कोर्ट ने आदेश, कोई काफ़ी सारी रूलिंग इस तरह की हैं कि आपकी जो पत्नी है, आपका जो बच्चा है, सबसे पहले धर्म आपका अपने बच्चों का और अपनी वाइफ का ही है, उसका ख्याल रखने का। आप चाहे किसी से उधार मांगे, चाहे कुछ भी चोरी कर लें, यहाँ तक कि चोरी तक की बात एक रूलिंग में है कि चोरी भी करके आप अपने बच्चों का, अपनी वाइफ का भरण पोषण करें, तो इतनी सख्त रूलिंग भी है। तो आप तो ये कहकर अपना आपको बचा नहीं पाएंगे कि जी मैं कुछ काम नहीं करता। उससे बेहतर ये है कि आप कम से कम अपना ये दिखाएं कि मेरी सैलरी कम से कम है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे मैंने एग्जांपल पे वो मुकदमा अपने फादर से अपने बेटे पर करवा दिया था और ख़र्चा 5,000 रुपये बनवा दिया था, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। उससे जब आप अपने फादर से अपने ऊपर मुकदमा कराकर ख़र्चा बनवा लेंगे तो वो वहाँ पर भी काउंट होगा। आप कोर्ट के अंदर लगाएंगे कि जी मेरे अपने पिता को भी मैं पैसे दे रहा हूँ कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो कोर्ट ये भी सोचेगा कि भाई वहाँ पर भी इतने रुपये दे रहा है, सैलरी इसकी इतनी है, इतने कमाता है, उसमें से फिर वो कम से कम उसका खर्चा बनेगा। केस कर दिया तो बिल्कुल निडर होकर केस लड़ना है, डंके की चोट पर केस लड़ना है। उसने 3 मुकदमे किए हैं तो आप 4 मुकदमे करिए। उसने कंप्लेंट सूट फाइल कर रखा है, आप भी कंप्लेंट सूट फाइल करते हैं। उसने घरेलू हिंसा का मुकदमा करा रखा है, आप भी अपनी मदद से घरेलू हिंसा का मुकदमा कराते हैं। यानी हर उस चीज़ का काट करके चलें, आपको कभी नहीं दबना है। आप ऐसा जाहिर करें कि आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप बहुत खुश हैं, आपको यही जाहिर करना है। देखा गया है कि जब भी एक 498 का मुकदमा वाइफ करती है तो हस्बैंड बहुत डर जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि भाई 3 तलाक का मुकदमा कर दिया है, दहेज का मुकदमा कर दिया है, उसमें 307 भी लगा दी है, ये कर दिए, वो कर दिए, वो घर पे नहीं सोता, बड़ा परेशान होता है। जबकि अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि 2 महीने कूलिंग पीरियड रहेगा, 2 महीने तक मेडिटेशन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, और कोर्ट 2 महीने तक पुलिस आपको मेडिटेशन कराएगी, आपसे वार्तालाप करवाएगी, आपको गिरफ्तार पुलिस 2 महीने तक नहीं करेगी। वैसे ज़्यादातर क्या होता है, फर्जी डॉक्टरी करा ली और उसके बाद मुकदमा करा लेते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। लेकिन उसके अंदर भी एंटिसिपेटरी बेल लगाकर आप एंटिसिपेटरी बेल लगाकर बेल करा सकते हैं। यह है कि जब हमारे खिलाफ कोई मुकदमा हो जाए तो फिर हम फ़ौरन उसके लिए अगर हमारे पास सबूत है कि वो झूठा मुकदमा है तो क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट चले जाएं, एंटिसिपेटरी बेल भी लगा सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। हमें कभी भी अपनी वाइफ के सामने इस तरह से प्रेजेंट नहीं करना अपने आप को कि आप उसकी तरफ से बहुत। दूसरा ये है कि आपको ये देखना है कि उनका वकील साहब आए हैं तो जैसे वकील साहब उनके पेशकार से बात करें, जज साहब से बात करें, तो आप फ़ौरन वहीं जाकर खड़े हो जाएं, सुने वो क्या बात कर रहे हैं, क्या जज साहब को बात बता रहे हैं या पेशकार से क्या बात कर रहे हैं, वो आप सुने, फिर वो आप अपने वकील साहब को बताएं। कभी भी आप बात सुनकर वहीं पर खड़े होकर उनसे लड़ने ना लगे। कभी भी लड़की के एडवोकेट से कभी ना लड़ें, ना अपने एडवोकेट से लड़ें, ना कभी लड़की के एडवोकेट से लड़ें, कभी कुछ उनको उल्टा सीधा ना कहें।
और पेशकार से, जज साहब से कभी भी कोई इस तरह की बात ना करें, बल्कि वहाँ पर खड़े होकर बात सुन लें। सुनने के बाद जो भी बात है वो अपने वकील साहब से आप बता दें। आप उनसे, जज साहब से, पेशकार से कोई इस तरह की बात ना करें। अगर हाँ पेशकार साहब और जज साहब आपसे बात कर रहे हैं तो जो वो बात करें वो वही बात का उसका जवाब दें, कोई फालतू की कोई बात ना करें। आप इस तरह से अपना आपको प्रेजेंट अपना इस तरह से ना कोर्ट के सामने दिखाएं कि मैं एक तरह गुस्से वाला हूँ या मैं इस तरह से गलत हूँ, बल्कि मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं बहुत इसकी रेस्पेक्ट करता हूँ। ये सारी बातें आपको कोर्ट के अंदर सामने बतानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।